हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीके जीएस के एमसीक्यूज ना सॉल्व करके हिस्ट्री का एक नया सेशन शुरू करते हैं, जहां पे हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। स्पेशली आरओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए, और साथ ही साथ जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स आयोजित होने वाले हैं और उन सब में थोड़ा डीप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो डीप क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको उसकी समझ भी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे वन लाइनर में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप चाहेंगे तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, डिटेल पीडीएफ उसका दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। इसका पॉइंट टू पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, यह कहाँ पर स्थित है हड़प्पा? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पुरातात्विक स्थल जो है स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है, दाएं तट पर बाएं तट पर, इस तरीके से बन करके क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? रोपड़ है, सतलज नदी है। मांडा चिनाब नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, लोथल भोगवा, सुतकांगे डोर है, दाश्क नदी। तो इस तरीके से करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और इसे लर्न भी करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा के जो टीले हैं या ध्वंसावशेष की जानकारी सबसे पहले किसे हुई थी? तो ये 1826 ईस्वी में, यानी कि जब इसका खुदाई शुरू हुआ उसके लगभग 100 साल पहले चार्ल्स मेसर ने इसकी जानकारी दी थी। इसकी जानकारी यहाँ नीचे डिटेल में दिया हुआ है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ एक अन्नागार के अवशेष मिले हैं, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बैल मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, और इसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिससे समाधि R37। वहाँ पे 2 टाइप के समाधि हैं, लगभग 90 कंकाल मिल चुके हैं। एक है समाधि R37 और एक है H समाधि। तो R और H करके डिवाइड किया गया है। तो ये चार्ल्स मेसर ने इनकी जानकारी अंग्रेजों को दी, लेकिन अंग्रेज उस समय ये मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता होगी, भारत में इतनी पुरानी सभ्यता होगी जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें निकलती हैं। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में जब आप लोग पढ़े होंगे कि रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तब वहाँ से ईंटें और बाकी सारी चीज़ें निकलना, अवशेष निकलना शुरू हुए, तब लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही विकसित सभ्यता पहले से ही निवास करती थी। 1921 ईस्वी में, जो थर्ड पॉइंट है हम लोग का, दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 से इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। खोजकर्ता का नाम पूछता है तो वो है दयाराम साहनी। कब इसका उत्खनन है, वर्ष पूछेगा तो 1921 ईस्वी में। लेकिन 26 में माधव स्वरूप वस्त और 1946 में मार्टिन व्हीलर ने इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया था, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों शामिल थे। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले, जिसे एक कहा जाता था पूर्वी टीले को नगर टीला, और जो पश्चिमी टीला प्राप्त हुआ था उसको दुर्ग टीला कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इनका जो नगर नियोजन था वो उसी तरीके से किया गया था कि आप लोग अगर जो आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नगरों का जो व्यवस्था ये लोग किए थे 2 तरीके का था। सिर्फ एक धौलावीरा जो था वो त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई गई थी कि वहाँ पे एक सबसे कुलीन वर्ग के लोग सबसे ऊँचे, फिर मध्यम वर्ग और निम्न, बाकी जितने भी हैं वो 2 वर्गों में बटे हुए थे, मतलब कुलीन और मध्यम, और व्यापारी जो थे वो नीचे अपना रहते थे। तो यहाँ पर नगर टीला और दुर्ग टीला इस तरीके से है, इसको संबोधित किया गया है। 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार का अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। हड़प्पा के सामान्य आवास का क्षेत्र का जो दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। अगर पूछे समाधि R37 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 37 लोगों के कंकाल इकट्ठे मिले थे, इसलिए R37 इसका नाम दिया गया है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मील में फैले अन्नागार से की गई है। ये कहाँ थे? किले से बाहर स्थित थे। अगर जो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक अभिलेख युक्त यानी कि लिखित जो मोहरें हैं कहाँ से मिली हैं, तो ये सिंधु सभ्यता से मिली हैं। हड़प्पा 2 कमरों वाले बैरक भी यहाँ पर मिले हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थी। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा प्रदान की है। इस तरीके से यहाँ पे दुर्ग भी बनाए गए थे और नगर को भी बनाया गया था, नगर नियोजन भी हुआ था और दुर्ग भी। अवशेषों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका हड़प्पा से, ना कि मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा से क्या? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसको उर्वरता की देवी माना गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो मछुआरे का चित्र है, शंख का बैल है और पीतल का बना हुआ इक्का है।
ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं, गेहूं है, जौ के दानों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। हड़प्पा की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का सिंधी में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम अगर जो खोजकर्ता पूछता है तो इसकी खोज की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो शायद सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ का सार्वजनिक स्थल है वो विशाल स्नानागार माना जाता है, जिसका जो जलाशय था वो दुर्ग के टीले में ही है। यह इसका यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बताया गया है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। सबसे बड़ा जो आपको मिलता है वो विशाल स्नानागार, दूसरे नंबर पर अन्नागार मिलता है। यह विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अगर जो पूछे ये पॉइंट किसने कहा है विशाल स्नानागार को विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, तो इसे मार्शल ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था, यहाँ पे नालियों की व्यवस्था थी, पानी का निकासी और पानी को ले आने का, तो ये सब इतने व्यवस्थित तरीके से ना कोई उन्नत सभ्यता ही कर सकती थी। इसीलिए इसे विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। क्योंकि प्राचीन काल में अगर जो उतने पीछे जाएं 2000-2500 साल पहले, तो लोग इतना व्यवस्थित होकर के नहीं सोच सकते थे कि नगरों का नियोजन मतलब एक समकोण पर काटते हुए सड़कें और उनमें घरों के अंदर ही कुएं से लेकर के स्नान की व्यवस्था, सारी चीज़ें एक घर में ही रहे। तो इस तरीके से वहाँ की सारी चीज़ों को देख करके ये लोग जितने अंग्रेज़ थे वो ज़्यादा आश्चर्यचकित थे और इसे विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है विशाल स्नानागार को। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगर जो इमारत की बात करें तो सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार प्राप्त हुई है, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत अगर जो हम देखते हैं तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, यानी कि एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थी, जिन्हें नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित किया हुआ था। अगर जो ऊपर से देखें तो ये लगता था कि समान आकार वाले खंडों में विभाजित किया गया है। मोहनजोदड़ो का अगर जो बात करें शासन व्यवस्था की, तो ये राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। यहाँ पर किले की रक्षा प्रणाली जो थी हड़प्पा के किले के समान ही थी। एक सुनियोजित नगर का जो तत्व है, सभी तत्व यहाँ पर वो दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो का एक और सबसे मतलब जो विशेषता है वो है स्तूप टीला। स्तूप टीला क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुषाण शासक है उन्होंने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि पश्चिमी भाग में अभी भी दिखता है वहाँ की खुदाई वाले जगह पर, तो उसको स्तूप टीला कहा जाता था। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अवशेष है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, महाविद्यालय भवन है, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति है। इस तरीके से भी पूछता है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मिली है आपके कहाँ से, मोहनजोदड़ो से ना। और जो उर्वरता की देवी का पिक्चर कहाँ से मिला है या मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो आपकी हड़प्पा से। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा और हाथी के कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी और अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत भी मिले हैं, जबकि घोड़ा कहा जाता है कि वहाँ पर नहीं पाया जाता था, लेकिन वहाँ पर घोड़े के दांत के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवशेषों के रूप में हमें प्राप्त हुई है। और अगर जो इसके बारे में डिटेल बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक मतलब पशुपति की जो मूर्ति के साथ साथ सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन भी मिलता है। इसके साथ साथ अगर जो हम देखें तो यहाँ की एक विशेषता ये थी कि जो घर के दरवाजे और खिड़की थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे, जबकि वो पिछवाड़े खुलते थे, मतलब सड़क की ओर न खुल करके उनके दरवाजे पीछे की तरफ होते थे। लोथल का जो घर का बात करें तो लोथल का ही घर का दरवाज़ा है जो मुख्य सड़क के ऊपर खुलता था। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये देखने को हमको नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता की अगर जो मुख्य फसल की बात करें तो वो थी गेहूँ और जौ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं चहुंदड़ो के बारे में। चहुंदड़ो के बारे में भी कई क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे चहुंदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है मोहनजोदड़ो की तरह, और मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर है। सर्वप्रथम खोज की थी एमजी मजूमदार जी ने, इनका नाम था गोपाल मजूमदार, तो इन्होंने की थी और 1935 में इसका उत्खनन विस्तृत तरीके से मैकी ने किया था। यहाँ पर सैंथोस संस्कृति के
अलावा हम लोगों को प्राग हड़प्पन संस्कृति, जिसको चालकोलिथिक एज बोलते हैं, वो भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन भी बना हुआ है कि झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके चहुंदड़ों से। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, क्वेश्चन भी यहाँ बना हुआ है। तो ये मिला है आपका चहुंदड़ों से, जो कि प्राग हड़प्पन संस्कृति के अंतर्गत आता है। यहाँ के निवासी जो हैं वो कुशल कारीगर थे। इस बात से इसकी पुष्टि की जाती है कि चहुंदड़ों में मनके, सीप, अस्थियों से बने हुए जो आभूषण हैं, ये अस्थियों से बने हुए आभूषण और मुद्रा बनाने के प्रमुख केंद्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं चहुंदड़ों से। यहाँ के अवशेषों की बात करें कि चहुंदड़ों से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो अलंकृत हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ है, चहुंदड़ों से। खिलौने भी ऐसे नहीं मिट्टी के, बल्कि वो मूवेबल थे, यानी कि अगर जो बैलगाड़ी है तो वो चलने वाली बैलगाड़ी थी, और जितने जानवर हैं वो अपने गर्दन हिला सकते थे। इस तरीके से वो लोग इतना, मतलब अपने टाइम के हिसाब से तो बहुत एडवांस तरीके से वो लोग खिलौने बनाए थे। कुत्ते और बिल्ली का पीछा करते हुए इन्होंने पद चिन्ह भी बनाए हुए हैं, ये भी प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, काजल कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आपका चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। एक और पूछा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड चहुंदड़ों एकमात्र ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें मिलती हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर चहुंदड़ों की एक और विशेषता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चहुंदड़ों ऐसा दुर्ग है, मतलब ऐसा सिंधुकालीन सभ्यता है जहाँ पे दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। बाकी नगर नियोजन तो है, लेकिन दुर्ग यानी कि चारों तरफ से मतलब मोटी ईंटों से घेर करके दुर्ग नहीं बनाया गया था। और झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये 2 पॉइंट ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जहाँ से वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं और लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सब चहुंदड़ों से आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग देखें लोथल से। लोथल अहमदाबाद ज़िले के गुजरात में सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर की दूर में कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है। तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी, तो SR राव जी ने की थी। कब की थी, 1957 में। लोथल की खोज किसने की थी, तो SR राव जी ने, और 1957 में। लोथल से रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो लोथल ही है। बंदरगाह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो लोथल ही है। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया से यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होते थे, और यहाँ की मुद्राएं भी पश्चिमी एशिया में चलती थी। लोथल से मिले एक मकान का दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। उत्खनन से लोथल की जो नगर नियोजन और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उसमें लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का नगर प्रतीत होता है। फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु जो है लोथल सभ्यता में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फारस की मुद्रा या सील या पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि कहाँ से मिलती है, वो प्राप्त होती है, तो वो है आपका लोथल से। लोथल में अगर जो हम देखें नगर नियोजन में, तो यहाँ पर रक्षा के लिए गढ़ और नगर दोनों बने हुए थे, यानी कि यहाँ से हम लोग को गढ़ भी प्राप्त होते हैं और नगर भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी 2 स्तरीय नगर प्रणाली देखने को मिलती है। यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। उद्योग के लिए ये लोथल ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पे बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्र कर्मियों के कारखाने भी हमको देखने को मिलते हैं। शंख का कार्य क्यों ज़्यादा होता था, क्योंकि ये समुद्र के नज़दीक भी था। लोथल की सबसे जो प्रमुख उपलब्धि है वो जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड है, जहाँ पर नाव आकर के रुकते थे। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा है, यानी कि ये जो डॉकयार्ड बनाया गया है ये पक्की ईंटों से बनाया गया था। जैसा आजकल हम लोग बंदरगाह पे देखते हैं, नावों के रुकने के लिए जहाँ पे व्यवस्था होती है वहाँ पर बना दिया जाता है कि यहाँ पर आए और रुके। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी डॉकयार्ड पक्की ईंटों से बनाया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में है बंदरगाह है, धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल है। बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, लोथल से। फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण्मय मूर्ति, ये भी क्वेश्चन में पूछा है, घोड़े की लघु मृण्मय मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो
मिली है आपकी लोथल से। 3 युगल समाधियों से भी क्वेश्चन बना हुआ है। 3 युगल समाधियाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो ये मिली हैं आपके लोथल में। यहाँ की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध उपलब्धि है वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड उपकरण, मुहरे, बाट नापतोल के लिए और भाप तथा पाषाण उपकरण हैं। यहाँ पे भाप नहीं होगा, माप होगा, बाट एवं माप, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मृदभांड उपकरण, मुहरे, बाट और माप तथा पाषाण उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर जो हम बात करें कालीबंगा की, तो इसके बीबी लाल और कहीं कहीं आप लोग पढ़े होंगे बीबी लाल और बी के थापर जी ने की थी। तो सर्वप्रथम एक घोष जी ने की थी, लेकिन बाद में इसकी जो उत्खनन करता है वो बीबी लाल और बी के थापर जी हैं। 1953 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में यह स्थित है। कालीबंगा में हम अगर जो देखते हैं प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या मिली है, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला हुआ है। यहाँ पर है कालीबंगा में किलेबंद जो पश्चिमी टीले हैं, 2 पृथक पृथक किंतु परस्पर संबंध खंड है, यानी कि ये दोनों अलग अलग टीले हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों, एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग का निवास स्थान होगा और जो दूसरा है वो अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों जिसके लिए शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है और साथ ही साथ इस स्थल के पश्चिम में कब्रिस्तान भी मिला हुआ है। ये कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना जो है मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु दोनों में यह अंतर है कि कालीबंगा के जो घर है वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे और मोहनजोदड़ो में हम लोगों को अधिकांशतः पक्की ईंटों के बने हुए दिखते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है, कालीबंगा कच्ची ईंटों से और मोहनजोदड़ो पक्की ईंटों से निर्मित थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या जल निकासी प्रणाली भी नहीं थी। किस स्थान से जल निकासी प्रणाली हमें नहीं देखने को मिलती है, तो ये थी आपकी कालीबंगा। पूछ सकता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ये इसमें मेंशन नहीं है, आपको बता देते हैं, ये है घग्घर नदी के किनारे स्थित, जो प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती बोलते हैं उसके किनारे यह स्थित थी। अभी अगर जो हम लोग देखें तो घग्घर नदी के किनारे। यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड जो हैं वो परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृत युग में भी प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यहाँ पे उत्खनन में हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। ये पॉइंट आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, अगर जो पूछेगा। कथन कारण में भी पूछ सकता है या फिर कई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए जाए कि कहाँ से किस हड़प्पाकालीन संस्कृति से 5 स्तरों का पता चलता है। द्विस्तर, त्रिस्तर, इस तरीके से तो नगर नियोजन हम लोग को देखें, लेकिन यहाँ हड़प्पाकालीन संस्कृति के 5 स्तर, यानी कि हड़प्पा से बहुत पहले का, फिर हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन, इस तरीके से हड़प्पा के 5 स्तरों का पता यहाँ पर हम लोगों को देख मिलता है। सेल खड़ी की मोहरे एवं मिट्टी की छोटी मोहरे महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थीं जिनके वर्ण हड़प्पाकालीन लिपि के समान है। यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं सील खड़ी की मोहरे और मिट्टी की छोटी मोहरे, जिसको सील भी बोला जाता है, ये ऐसी अभिलिखित वस्तुएं थी जिनका जो वर्ण है यानी कि लिखने का जो अक्षर है वो किसके हैं, हड़प्पाकालीन के समान है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं बेलनाकार मोहरे। ये नीचे पिक्चर में मेंशन करके आप लोगों को दिखाएंगे भी कि बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। हल के निशान जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे खेत नहीं मिले हैं, हल के निशान मिले हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। हवन कुंड या अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि हेतु 3 विधियों का है। एक पूर्ण समाधिकरण है, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कालीबंगा से रिलेटेड, जो है अंत्येष्टि संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। बनावली की बात करते हैं तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी, बनावली की, तो ये की थी आपकी R.S. विस्ट जी ने, यानी कि रविंद्र सिंह विस्ट, इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह विस्ट जी ने 1973-74 में, 73 कहीं कहीं 74 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ हड़प्पाकालीन, और ये अगर जो पूछे बनावली
कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, तो बनावली या बनमाली भी लिखा आ सकता है। तो ये थे आपकी रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी के किनारे आपको ये देखने को मिलता है हरियाणा के हिसार जिले में। बनावली में यहाँ पर कालीबंगा की तरह दो अवस्थाओं यानी कि प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के पूर्व की और हड़प्पा कालीन दर्शन होते हैं। बनावली में जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, उसका यहाँ पर अभाव हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर अभाव देखने को मिलता है जल निकासी का, तो ये मिलता है बनवाली में। बनवाली या बनावली। बनवाली से प्राप्त भौतिक अवशेष काफ़ी समृद्ध हैं। यहाँ पर सिंधुकालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, सेलखड़ी की अनेक मुहरें और सिंधु सभ्यता कालीन विशिष्ट लिप से युक्त मिट्टी की पकाई गई कुछ मुहरें यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पर प्राप्त कुछ प्रमुख अवशेष हैं। अवशेषों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवशेष ये कहाँ से मिले हैं। हल की आकृति खिलौने के रूप में कहाँ से मिली है, तो हल की आकृति हमको बनावली से या बनवाली से प्राप्त होती है। तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म की जौ कहाँ से मिले हैं, तो बनवाली से। सड़कों और नालियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मन के मातृ देवी की लघु मृण्मय मूर्तियाँ, तांबे के बाड़ाग्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, तांबे का बाड़ाग्र कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपके बनवाली से। मनुष्य और पशुओं की मूर्तियाँ, चर्ट के फलक, सेलखड़ी और पकाई हुई मिट्टी की मुहरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सुरकोटदा, ये सुरकोटदा है आपके गुजरात के कच्छ जिले में, और सुतकांगे डोर है वो दाश्क नदी के किनारे है। कहाँ पर, पाकिस्तान में, मकराना में। लेकिन यहाँ पे सुरकोटदा ये गुजरात के कच्छ जिले में है और उसकी खोज किसने की थी, जगपति जोशी जी ने है। यह सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। कौन सा स्थल है जो सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है, तो वो है आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा एक महत्वपूर्ण प्राचीर युक्त यानी कि चारों तरफ से ऊंची दीवार से घिरा हुआ एक सिंधुकालीन महत्वपूर्ण बस्ती है। इस स्थल पर अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, तो ये सुरकोटदा से मिली हैं, जो किसी भी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हमें नहीं हुई हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ पर अवशेषों में अगर जो बात करें तो घोड़े की अस्थियां और विशेष प्रकार का कब्रगाह मिलता है, जहाँ पर बेतरतीब तरीके से लिटाया हुआ और सर जो है उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ, इस तरीके से अवशेष प्राप्त होते हैं। तो घोड़े की अस्थियां कहाँ पे प्राप्त हुई हैं, तो ये सुरकोटदा में प्राप्त हुई हैं। एक और है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो अहमदाबाद जिले में स्थित है और क्रमानुसार इसकी खोज की गई थी 1931 में MS वत्स जी ने की थी, और 1953 तो रंगनाथ राव या रंगनाथ राव इन्होंने की थी 1953 में। गुजरात के ये काठियावाड़ जिले, अहमदाबाद जिले ने काठियावाड़ में है ये। सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के यहाँ पर दर्शन हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सैंधव सभ्यता का उत्तरार्ध मतलब तीसरा चरण जो देखने को मिलता है। एक मतलब सैंधव सभ्यता के पूर्व, जिसको हम लोग चालकोलिथिक एज कहते हैं, फिर सैंधव संस्कृति जब अपने मतलब चरम पर थी, और ये संस्कृत के उत्तरावस्था के यहाँ पर हम लोग को दर्शन मिलते हैं। उल्लेखनीय यहाँ पर यह है कि इस अवशेषों में कोई मुद्रा और ना ही मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जबकि सभी में मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ पर न मुद्रा ही प्राप्त हुई है और ना ही मातृ देवी की। धान की भूसी के ढेर यहाँ पर मिले हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, नालियाँ, मृदभांड, पत्थर के फलक आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोटदीजी के बारे में बात करेंगे। कोटदीजी है, इसके बाद फिर है कालीबंगा, मांडा, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और भी बहुत जगह पे हड़प्पाकालीन संस्कृति के खोज हुए हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी तक अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो दक्षिणी भाग है वो दाइमाबाद है, अहमदनगर में, गोदावरी नदी के तट पर। इसके साथ साथ आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ऊपर यहाँ पर मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरीके से इसकी आकृति कुछ त्रिभुजाकार हो जाती है, तो त्रिभुजाकार आकृति में ये फैला हुआ था, जो हड़प्पाकालीन संस्कृति त्रिभुजाकार स्थिति में फैली हुई थी।
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे नगर नियोजन 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक टेराकोटा की बात करें, टेराकोटा से हम लोग क्वेश्चन भी बना है कि सिंधु सभ्यता और बाद में जो वैदिक सभ्यता थी, इसका विभाजन, स्पष्ट विभाजन किस आधार पर किया जाता है, तो वो टेराकोटा पे, यानी कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ, बर्तन मिले हैं, उसी के आधार पर। इसकी जो सबसे विशिष्ट बात थी, वो बात थी कि लाल कलर की मिट्टी पे आपको काले रंग से यहाँ पर चित्रित किए हुए मृदभांड प्राप्त होते हैं। कैसे मृदभांड प्राप्त होते हैं, तो मृदभांड आपको प्राप्त होते हैं लाल रंग की मिट्टी के, और काले रंग से इस पर किया जाता था चित्र। इसके साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं हड़प्पा की पॉटरी है, ये सारे चित्र वहाँ पे उकेरे जाते थे। सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना होगा कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इन मोहरों की विशेषता ये है कि अधिकांश मोहरों में लघु लेख के साथ साथ एक सींग वाले सांड का आकृति हम लोग को देखने को मिलता है, भैंस की आकृति देखने को मिलती है, बाघ, बकरी और हाथी की भी आकृति देखने को मिलती है। मोहरों के बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है वो सेल खड़ी का किया गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, मिट्टी के मोहरों के साथ साथ हमको तांबे के बने हुए मोहर भी प्राप्त हुए हैं। उसका पिक्चर यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन तांबे से बने हुए भी लोथल और देसलपुर से प्राप्त हुई हैं। आपको बता दें कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो इसकी खुदाई सबसे ज़्यादा हुई है आपकी गुजरात में। गुजरात से हमको सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग नर्तकी की मूर्ति देख सकते हैं जो कि कांसे की बनी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर हड्डियों से और सीपियों और मनकों से बने हुए क्या मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, आभूषण प्राप्त होते हैं। सबसे फेमस है आपका ये जो पशुपति का आकृति वाला, यहाँ पे हाथी है। हाथी के बारे में अगर जो हम बात करें, गुजरात के जो निवासी थे वो हाथी भी पालते थे। गुजरात का सुरकोटदा है, वहाँ पर घोड़े का अस्थि पंजर भी मिला है, जो लगभग उसका कार्बन डेटिंग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का है। लेकिन हड़प्पा में इस पशु का आम प्रचलन नहीं था। यहाँ चलिए आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।